हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्ल्ड, कलम शून्य से शिखर तक। तो फ्रेंड, आज हमारे साइंस में टॉपिक्स है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है? हम अपने दैनिक जीवन में अनेक धंधे, क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि बोझ उठाना, साइकिल चलाना, नाव खेलना, कुएं से पानी खींचना, या फुटबॉल खेलते समय फुटबॉल को पुश करके ऊपर फेंकना, और लकड़ी काटना। तो बहुत सारे धंधे करते हैं। इन सभी धंधों में बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये सभी धंधे अलग अलग हैं, परंतु अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सभी धंधे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि इन सभी धंधे को करने के लिए किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जो कि उस वस्तु को उसके स्थान से हटा देती है। इस प्रकार हमारे द्वारा उन सभी धंधों को जिनमें बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने से वस्तु अपने स्थान से नहीं हटे, जैसे किसी दीवार को धकेलने में, तो बल लगाते लगाते चाहे हम थक जाएं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और इसी प्रकार कोई मजदूर यदि अपने सर पर बोझा लिए हुए एक स्थान पर खड़ा रहे, तो चाहे वह खड़े खड़े थक जाए, किंतु कोई भी कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। इस प्रकार कार्य करने के लिए जब बल लगाकर वस्तु को हटाया जाता है, तो एक विरोधी बल उपस्थित होता है। यदि वह विरोधी बल न उपस्थित हो, तो किसी भी वस्तु को हटाने के लिए हमें बल नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भार उठाते समय हम गुरुत्व बल के विरुद्ध, और हल जोतते समय मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल के विरुद्ध, तथा चक्की पीसते समय घर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार माना कि कोई एक इंजन 500 किलोग्राम भार का एक नियत बल लगाकर इंजन किसी गाड़ी को 80 मीटर खींचता है, और उतना ही बल लगाकर वह पुनः इसी गाड़ी को 10 मीटर खींचता है। तो हम यह कहेंगे कि इंजन द्वारा पहली बार किया गया कार्य दूसरी बार किए गए कार्य की अपेक्षा अधिक है। इसके अतिरिक्त देख लीजिए, जैसे कि कोई इंजन जो 2000 किलोग्राम भार का नियत बल लगाकर एक अन्य गाड़ी को 80 मीटर खींचता है। तो यह हम कहेंगे कि दूसरे इंजन द्वारा वही 80 मीटर ही खींचने में पहले इंजन की अपेक्षा अधिक कार्य करता है। इससे यह स्पष्ट होता है किसी कर्ता द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा वस्तु द्वारा चली गई दूरी या विस्थापित हुई दूरी दोनों पर निर्भर करता है। अब देखिए कार्य की माप, मेजरमेंट ऑफ वर्क। किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तथा वस्तु जितना अधिक विस्थापित होती है, कार्य उतना ही अधिक होता है। यानी कि जितना अधिक बल लगाया जाएगा और तथा जितनी अधिक वो विस्थापित होगी, कार्य उतना ही अधिक होगा। किए गए कार्य का मान बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तब कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यह माना कि कोई वस्तु है जिस पर एक नियत बल F लगाने से वस्तु के विस्थापन S हो जाता है। तो वस्तु द्वारा कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर F इंटू S, ये होगा। अब देखिए, ये तो हुआ जब किसी वस्तु पर नियत बल F लगाने से वस्तु की दिशा में जब विस्थापन S हो जाता है। अब इसके देखिए, यदि
वस्तु को किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में न होकर उससे एक थीटा कोण बनाते हुए इस दूरी विस्थापित हो, तब कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए जैसे ये वस्तु है, ये बल इधर को लग रहा है, उसमें विस्थापन क्या हो रहा है, थीटा कोण बनाते हुए इस दूरी चलती है, तब क्या होगा, कर्ता द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू हो जाएगा F cos थीटा इंटू एस होगा, ये एस होगा। जहां पे क्या है F cos थीटा, जहां F cos थीटा, जहां F cos थीटा बल F का S की दिशा में, बल F का S की दिशा में घटक है, यानी कंपोनेंट है, कंपोनेंट है, ये हुआ। अब देखिए इस समीकरण से दो बातें स्पष्ट होती है। पहला क्या है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तब तब cos 90 इक्वल टू 0 होगा तथा कार्य W बराबर 0 होगा। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु का विस्थापन बल के दिशा के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होता है, अतः कार्य क्या होगा, 0 होगा। इसी पर जैसे कि कोई कुली है, अपने सर पर बोझा लेकर वो किसी प्लेटफॉर्म पे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, तो वह एक गुरुत्वीय बल के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वीय बल क्या हो रहा है, नीचे की ओर लगता है और उसका विस्थापन क्या हो रहा है, इधर को, तो उसके बल तथा विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण है, अतः कुली द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जब वृत्ताकार मार्ग पर कोई कण हो या कोई वस्तु गति कर रही हो, तो वह वस्तु भी एक बल के अंतर्गत कार्य करता है। वह बल क्या होता है, केंद्र की ओर होता है, वह बल केंद्र की ओर होता है, और वस्तु क्या होती है, देखिए वस्तु इधर को गति करती है, तो वस्तु और जो बल है उसके बीच 90 डिग्री का कोण होगा, अतः वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए कण द्वारा भी कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। अब देखिए सेकंड नंबर क्या है, समीकरण 1 व 2 में यदि विस्थापन शून्य हो तो भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। जैसे कि देखिए विस्थापन क्या हो, शून्य हो, S बराबर 0 हो, तो S बराबर 0 होगा तो भी कार्य क्या होगा, कार्य W बराबर 0 होगा, क्योंकि विस्थापन में अगर 0 मान रखेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पर कार्य का मान 0 हो जाएगा। यदि विस्थापन शून्य हो तो भी वस्तु पर लगा बल कोई कार्य नहीं करता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में एक बेलन है जो किसी हुक से लटका दिया, धागे द्वारा लटका दिया है, इसमें दो बल कार्य कर रहा है, एक तो ये वस्तु का भार, बेलन का भार, और दूसरा क्या है, तनाव। लेकिन इनमें से कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें विस्थापन कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे विस्थापन शून्य है, तो क्या होगा, कार्य क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए कार्य की माप, मेजरमेंट ऑफ वर्क, कार्य का मात्रक जूल कहलाता है। यदि कोई कर्ता किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। अर्थात कोई वस्तु है जो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया, उसमें विस्थापन 1 मीटर का हो गया, तो कर्ता द्वारा 1 जूल कार्य होगा। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होगा। नोट, बल तथा विस्थापन यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सदिश राशियां हैं, परंतु कार्य एक अदिश राशि है। अब देखिए ऊर्जा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ
एनर्जी, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार उस प्रत्येक वस्तु में जो कुछ न कुछ कार्य कर सकती है में ऊर्जा होती है। जैसे कि ये इस मार्कर में लिखने की क्षमता है तो ये एक कार्य कर, इसमें ऊर्जा है। अब देखिए, जैसे कि फेंका गया पत्थर खिड़की की शीशा को तोड़ सकता है, तो यानी कि उसमें तोड़ने की क्षमता है। तो फेंके हुए पत्थर में एक ऊर्जा है एक प्रकार की। और खींचा हुआ तीर लक्ष्य को भेद सकता है, ये भी है एक। और देखिए, ऊपर उठा हुआ हथौड़ा, गतिशील हथौड़ा कील को गाड़ सकता है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण होती है तभी कार्य संपन्न होता है। अब देखिए, ऊर्जा का मात्रक, चूंकि कार्य ऊर्जा के स्थानांतरण से होता है। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण तो तभी कार्य होता है। अतः जितना कार्य होता है वही स्थानांतरित ऊर्जा की माप होती है। अतः ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अब देखिए आगे, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, इसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि देखिए, गतिज ऊर्जा बंदूक से छूटी गोली में लक्ष्य भेदने की क्षमता होती है, आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता होती है और गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्षमता होती है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, गतिज ऊर्जा की माप, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो वस्तु को विराम अवस्था से वर्तमान अवस्था में लाने में किया जाता है, अथवा जो वह वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था से विराम अवस्था में आने तक कर सकती है। यानी कि कोई भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप वह कार्य उस कार्य के परिणाम के बराबर होती है जो वह वस्तु को विरामा अवस्था से जैसे रुकी है और उसको इस गतिशील अवस्था में लाने तक जो कार्य किया जाता है वही उसमें गतिज ऊर्जा की माप होती है। जैसे माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और वो विराम अवस्था में है, इस पर एक नियत बल F लगाने से वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, अतः उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है। तब न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार A=F/m होता है। अब देखिए, माना s दूरी चलने पर इस वस्तु का वेग v हो जाता है, क्योंकि त्वरण उसमें उत्पन्न हुआ है। तो त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर होता है। तो उसमें वेग में परिवर्तन होते होते पहले शून्य था उस वस्तु का वेग, अब क्या हो गया? s दूरी चलने पर उसका वेग v हो गया। तो गति के समीकरण v=u² + 2as के अनुसार क्या होगा? v² 2as होगा। यहाँ पे u 0 होगा, इसलिए v² 2as होगा। यहाँ पर 2a का मान क्या होगा? F/F m × s। और देखिए, F × s ये हो गया, इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई हो गया, F × s = ½ mv² होगा। अब देखिए, परंतु F × s वह कार्य है जो बल F ने वस्तु पर s दूरी चलने के दौरान किया है। इसी के कारण वस्तु का वेग बढ़कर u से बढ़कर v हो जाता है तथा वस्तु में कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अतः जो क्षमता प्राप्त है, यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप होती है। यदि हम गतिज ऊर्जा को k से प्रदर्शित करें तो यह जो k है उस कार्य के बराबर, k = F × s = ½ mv² होगा। अतः पिंड की गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी k = ½ mv²।
चाल या वेग के वर्ग होने के कारण गतिज ऊर्जा पर द्रव्यमान की अपेक्षा गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान की अपेक्षा चाल का अधिक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बंदूक से छूटी गोली हल्की होने पर भी घायल कर सकती है। यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें द्रव्यमान की अपेक्षा वेग का अधिक प्रभाव होता है। तभी तो गोली कितनी भी बंदूक की हल्की हो लेकिन उसकी स्पीड अगर अधिक है तो वो किसी को भी घायल कर सकती है। इसी पर आप देखिए स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। वस्तुएं अपनी स्थिति पोजीशन अथवा विकृत अवस्था स्टेट ऑफ स्ट्रेन के कारण कार्य कर सकती है। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि उसकी जो स्थिति है उसकी पोजीशन है तथा उसमें जो विकृत अवस्था होती है उसके कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गुरुत्वीय वो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु में कई रूपों में निहित हो सकती है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के कई रूप होते हैं स्थितिज ऊर्जा के। अब देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हम किसी हथौड़े को ऊंचाई से गिराकर उससे किसी वस्तु को तोड़ सकते हैं। हथौड़े में कार्य करने की यह क्षमता अर्थात ऊर्जा उसकी पृथ्वी तल से ऊंची स्थिति के कारण है। हथौड़े को पृथ्वी तल के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर उठाने में जो कार्य किया जाता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यह हथौड़े के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। हथौड़ा पृथ्वी तल से जितना अधिक ऊंचा होगा उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगी। जैसे कि देखिए कोई हथौड़ा है जिसे ऊपर उठाया जाता है तो हमें क्या होता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और वो जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है, ऊपर जब हथौड़ा ऊपर जाके क्षण भर के लिए रुकता है तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है हथौड़े में, और वही उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर हथौड़ा जितना अधिक ऊंचा होगा उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगी। अब देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप, मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। माना कि कोई एम द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई h तक उठाया जाता है। अब इसके लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना होता है तथा यही कार्य पिंड में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अतः पिंड की स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। अतः पिंड का भार गुणे ऊंचाई ये हुआ। पिंड का भार या गुरुत्व बल गुणे ऊंचाई होता है। U बराबर mg/h हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh हो जाएगा, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई होता है। अब देखिए यह पिंड फिर से पृथ्वी तल की ओर गिरे तो उसमें mgh परिणाम का कार्य प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम घड़ी में चाबी भर देते हैं तो घड़ी के भीतर की स्प्रिंग दब जाती है अर्थात विकृत हो जाती है। यह दबी हुई स्प्रिंग ही धीरे धीरे खुलकर घड़ी को चलाती रहती है। इस प्रकार यह अपनी विकृत दबी हुई अवस्था के कारण कार्य करती है, अर्थात इसमें विकृत अवस्था के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग को दबाने में उसकी प्रत्यास्थता हार्डनेस के कारण यानी प्रत्यास्थता के कारण जो कार्य किया जाता है वही स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यही स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है।
अब देखिए रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल आदि में जो एनर्जी होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, इन सभी तत्वों के मूल कणों में, मूल कणों तत्वों के नाभिकों में मूल कणों की प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की विशेष अवस्था के कारण जो स्थिति जो ऊर्जा निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसे नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। देखिए आइंस्टीन के समय से पहले यह माना जाता था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा दो स्वरूप हैं। अतः द्रव्यमान किसी वस्तु का मौलिक गुण होता है जो प्रत्येक पदार्थ में होता है, तथा ऊर्जा किसी पदार्थ के कार्य करने की क्षमता होती है। किसी पदार्थ में कार्य करने की क्षमता उसकी स्थिति और गति के कारण होती है, न कि उसके द्रव्यमान के कारण। परंतु आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। यदि किसी वस्तु के m द्रव्यमान का क्षति हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर, E=mc² के बराबर होती है। ये यानी कि जब किसी भी द्रव्यमान के कोई वस्तु है m ग्राम की है, m ग्राम द्रव्यमान के वस्तु की क्षति हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा E=mc² होती है, जहाँ c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो प्रकाश की चाल है। अब देखिए यदि किसी वस्तु के 1 ग्राम की क्षति हो जाए, किसी वस्तु के 1 ग्राम द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा क्या होगा? 1 ग्राम द्रव्यमान के क्षति होने पर उत्पन्न ऊर्जा बराबर क्या होगा? 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम mc², E=mc²। तो m कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम के मतलब हो गया 10⁻³ किलोग्राम हो गया, इतना गुणे 10⁻³ × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इसका हो जाएगा 10⁻³ × 9 × 10⁻16, तो क्या हो जाएगा? 10⁻13, 9 × 10⁻13 जूल। यानी कि 1 ग्राम द्रव्यमान की क्षति होने पर उत्पन्न ऊर्जा E=mc 9 × 10⁻13 होगा। अब देखिए ऊर्जा के रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए जब हम कोई कार्य करते हैं तब ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम
कोई पत्थर फेंकते हैं तो हमारे शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और यदि हम काफ़ी देर तक पत्थर फेंकते रहे तो कुछ देर बाद हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हम थक जाएंगे। और कुछ देर बाद भोजन है और पानी पीने से हमारी एनर्जी फिर से आ जाती है और हम फिर कार्य करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। इस प्रकार ऊर्जा के कई रूपांतरण होते हैं, जैसे कि देखिए ऊर्जा के कई रूप में, जैसे गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का, ध्वनि ऊर्जा में। तो इस प्रकार कई सारे ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण। स्थिति देखिए इसके कई उदाहरण हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाना। तो बांध का जल यहाँ स्थित है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और जब नीचे उसको गिराते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे टरबाइन घूमती है। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, बिजली के पंखे हैं, मिक्सी आदि का चलना। बिजली के पंखे में इसमें विद्युत ऊर्जा होती है, जब पंखा राउंड करने लगता है तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए गतिज ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे डायनेमो से विद्युत उत्पन्न करना। वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हीटर है, इन सभी का जलना है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होती है और ऊष्मा भी, दोनों ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती की जलना एक रासायनिक वो है, इसमें प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों होती है। अब इस प्रकार ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण माइक्रोफोन है। और वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण लाउड स्पीकर है। इसमें देखिए वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि में कैसे होता है, जो वायर से जाती है वो वैद्युत से ही होकर जाती है, उसमें ध्वनि निकलती है। अब देखिए ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यह एक सर्वमान्य तथ्य फैक्ट है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ये ऊर्जा किसी एक रूप में विलुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण अनेक निकायों सिस्टम, अनेक निकायों की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है, परंतु दोनों का योग प्रत्येक समय स्थिर रहता है। यह यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण है, परंतु यह तभी लागू होगा जब घर्षण बल विद्यमान न हो अथवा घर्षण बल नगण्य हो, तो तभी यह लागू होगा। अन्य उदाहरण देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का, जैसे गुरुत्व के अंतर्गत गिरते हुए पिंड का उदाहरण। मान लीजिए एक पिंड है जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है और उसकी h ऊंचाई पर स्थित है, वह गिरता है नीचे की ओर। तो अब देखिए माना कि m द्रव्यमान की एक पिंड h ऊंचाई पर स्थित बिंदु A से गिराया जाता है। यहाँ से गिराया जाता है जहाँ पर उसका प्रारंभिक वेग शून्य है, यानी कि u जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी शून्य है। अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी, केवल उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अतः पिंड की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस पिंड की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा वहाँ पे शून्य होगी, शून्य प्लस mgh, यानी कि प्रारंभिक बिंदु पर उसका गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा mgh होगा। अब मान लो कि पिंड x दूरी तक नीचे गिर चुकी है, यानी कि a से b तक आ गई है, तथा बिंदु b पर उसका वेग u से v हो जाता है। तब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gx हो जाएगा। इसका जहाँ पे u 0 है तो 2gx हो जाएगा, अतः v स्क्वायर इक्वल टू 2gx हो जाएगा।
अब देखिए पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जिसमें हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 2g(x) होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, गतिज ऊर्जा mg(x) हो गया। बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा mg(x) हो गया। अब देखिए बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, mg(h) होता है तो h के हिसाब h माइनस एक्स होगा, क्योंकि h इतने से इतने की दूरी टोटल h माइनस एक्स ही होगा। तो इतना हो गया। अतः बिंदु बी पर कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी mgx प्लस mgh माइनस एक्स। तो mgx प्लस mgh माइनस mgx से mgx कैंसिल हो गया, बचा कितना mgx। अतः बिंदु ए पर जो उसकी कुल ऊर्जा थी वही बिंदु बी पर ऊर्जा है, यानी कि दोनों जगह पे ऊर्जा क्या है, टोटल ऊर्जा समान है, mgx के बराबर ही है। अब आगे देख लेते हैं, वस्तु बिंदु बी से सी की ओर गिरती है तब। अब मान लो वह पिंड बिंदु सी तक गिर चुका है तथा पृथ्वी से टकराने ही वाला है। अब उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गई है, क्योंकि उसका वेग v डैश हो गया और अधिक वेग हो गया। उसमें केवल गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गया, उसमें केवल गतिज ऊर्जा है। अब उसका वेग v से v डैश हो गया है। तो देखिए v डैश स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। तो u 0 है तो 2gh हो गया, v डैश इक्वल टू 2gh हो गया। अतः पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ m v डैश स्क्वायर होगा। तो v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2gh था, तो हाफ m 2gh इंटू ए हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mgh हो गया। यानी कि बिंदु सी पर वस्तु की गतिज ऊर्जा mgh हो गया तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य है। अतः बिंदु सी पर पिंड की कुल गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा mgh प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा mgh। बिंदु सी पर पिंड की कुल ऊर्जा mgh होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये पिंड जैसे जैसे पृथ्वी की ओर गिरता है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, और लास्ट तक उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती ही जाती है। लेकिन इन दोनों का योग, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग प्रारंभ से लेकर अंत तक mgh ही बना रहता है, और जैसे ही पृथ्वी के तल से टकराता है पिंड की कुछ ऊर्जा ऊष्मा में तथा कुछ ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार ये हुआ यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो अब देखते हैं शक्ति अथवा सामर्थ्य। देखिए सामर्थ्य अथवा शक्ति यानी पावर, किसी कर्ता के कार्य करने की दर को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय होता है। यदि कर्ता द्वारा t सेकंड में किया गया कार्य w है तो उसकी सामर्थ्य यानी कि प्रति सेकंड में किया गया कार्य p बराबर w/t हो जाएगा। चूंकि कार्य का मात्रक जूल होता है अतः सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड होगा। इसे वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। यदि कर्ता द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट होती है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे समय। तो अब देखिए बड़े कार्यों या व्यवहार में सामर्थ्य का मात्रक वाट छोटा पड़ जाता है, इसलिए सामर्थ्य को किलोवाट या मेगावाट में भी मापी जाती है। 1 किलोवाट बराबर 10³ वाट तथा 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। अब देख इंजीनियरिंग में मशीनों की सामर्थ्य अश्व शक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है। जैसे एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, और 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 अश्व सामर्थ्य बटे 746 तथा 1 किलोवाट बराबर होगा 10³ बटे 746 अश्व सामर्थ्य। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1.34 हॉर्स पावर।
HP। नोट, एक सामान्य मनुष्य की सामर्थ्य 0.05 से 0.1 अश्व सामर्थ्य तक होती है। यानी कि कोई एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, सामान्य मनुष्य का सामर्थ्य क्या होता है, 0.05 से 0.1 हॉर्स पावर तक होती है। अब देखिए ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। किसी कर्ता के ऊर्जा तथा शक्ति में स्पष्ट भेद है। ऊर्जा किए जा सकने वाले कार्य के कुल परिमाण को बताता है। इसका समय से कोई प्रयोजन नहीं है, यानी कि समय से कोई संबंध नहीं। तथा शक्ति कार्य करने की दर को बताती है। इसका कुल परिमाण से कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कि देखिए जो ऊर्जा है वो किसी कर्ता के कुल कार्य को बताता है, कुल कार्य के परिमाण को बताता है। इसका समय से नहीं, मतलब कि कितने समय में कितना ऊर्जा है। और इसमें जो शक्ति है वो शक्ति कार्य की दर को बताती है, यानी कि प्रति सेकंड कितना कार्य किया गया है। इसका पूरे कार्य के परिणाम से कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कि एक मजदूर है जो 100 ईंट को 1 घंटे में छत पर पहुंचाता है, जबकि एक लड़का है वो 100 ईंट को 2 घंटे में छत पर पहुंचाता है। तो इन दोनों द्वारा ऊर्जा तो बराबर व्यय हुई है, लेकिन पहला जो मजदूर है वो आधे समय में कार्य किया है, और जो वो है लड़का है वो दुगना समय लिया। अतः जो मजदूर है उसकी सामर्थ्य लड़के की अपेक्षा दुगनी है। अब इसे आप देखिए किलोवाट घंटा क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, सामर्थ्य का मात्रक वाट है अथवा किलोवाट है। 1 किलोवाट 1000 जूल सेकंड के बराबर है। इस आधार पर ऊर्जा का एक मात्रक बनाया गया है जो इंजीनियरिंग में काम आता है। इसे किलोवाट घंटा कहते हैं। देखो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, और ये 3600 सेकेंड। तो देखिए वाट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है, गुणे सेकंड हो गया, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, अर्थात 1000 जूल गुणे 3600 हो गया, यानी कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो गया। अतः 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तथा 1 वाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड, और 3600 सेकंड से कैंसिल 3600 जूल होगा। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होगा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होगा। अब देखते हैं सामर्थ्य तथा वेग में संबंध। तो फ्रेंड देखते हैं सामर्थ्य एवं वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल F t समय के लिए लगाया जाता है, जिससे वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन s होता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य W बराबर F इंटू S होता है। अब आवश्यक सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होगा, P बराबर W अपान T होता है, क्योंकि कार्य की दर होती है। अब W बराबर F इंटू S है, अपान T हो गया, तो F इंटू S अपान T हो गया, जहाँ पर यहाँ S अपान T इक्वल टू V होगा, यानी कि ये विस्थापन है और ये समय है। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, तो S अपान T इक्वल टू वेग हो गया, जो वस्तु को प्राप्त वेग है। तो इसलिए P इक्वल टू F इंटू V होगा। अतः किसी कर्ता की सामर्थ्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें एक कंप्लीट कंटेंट है। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आपको हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग अस। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जोश, नई एनर्जी और नए उमंग के साथ। तो चलिए, जय हिंद।